व्याख्यान में, जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में आपको बताया था कि शक्ति क्या है, शक्ति का बल और बल के साथ क्या संबंध है। अब आज के व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगी कि शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है, शक्ति सत्ता क्या है। जैसा कि आप सबको विदित है कि शक्ति व्यक्तियों, समूह और भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। शक्ति क्या है? आदेश देने की क्षमता है और अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से दूसरों पर थोपने की इसे प्रक्रिया भी कहा जा सकता है। और अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से दूसरों पर प्रभावशाली ढंग से पूर्ण करने की योग्यता को हम शक्ति के रूप में देख सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण भी हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसमें दूसरे राज्यों पर अधिकृत रूप से अधिकार किया गया अथवा उन पर विजय प्राप्त की गई, लेकिन बाद में जैसे जैसे उन्हें जन स्वीकृति प्राप्त हो गई और वे क्या बन गए? सत्ता बन गए। तो सत्ता के बिना शक्ति कैसी होती है? असंस्थायीकृत, असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य एवं अनिश्चित होती है। सत्ता संस्थायीकृत होने के कारण अपने विषय क्षेत्र और प्रकृति से निश्चित होती है और उसके निर्देशों को बाध्यकारी मानकर पालन किया जाता है। सत्ता निश्चित, स्पष्ट और प्रकट होती है, इसलिए उसका विभिन्न स्तरों पर व्यक्ति, संस्था अथवा समूह में प्रत्यायोजन किया जा सकता है, जबकि शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता और निश्चितता का अभाव होता है। अब शक्ति के स्रोत क्या है? शक्ति के स्रोत हैं, पहला तो है ज्ञान, अर्थात शक्ति का पहला स्रोत ज्ञान को माना गया है और ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जाता है कि वो शक्ति का साधन बन जाती है। व्यक्ति के नेतृत्व गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को व्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दूसरा, प्राप्तियाँ, यानी कि ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं और उन बाहरी तत्वों में प्राप्तियों का सर्वाधिक स्थान है। हम साधारण बोलचाल के अंतर्गत इसे ही आर्थिक शक्ति का नाम दे सकते हैं। और प्राप्तियों में हम भौतिक सामग्री, स्वामित्व और सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। प्राप्ति या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन न तो एकमात्र स्रोत और न ही निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत। बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है और संपत्ति के होने पर भी आवश्यक नहीं कि दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सकेगा। संगठन, तीसरा है शक्ति का स्रोत संगठन, अर्थात संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत भी है कि संगठन ही शक्ति है, अर्थात विभिन्न प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयाँ जब आपस में मिलकर संघ बना लेती तो उनकी शक्तियाँ भी कई गुना बढ़ जाती हैं। जैसे कि आधुनिक मजदूर संघ और व्यापारिक संघ को शक्ति का स्रोत कह सकते हैं कि ये मिलकर मजदूर संघ अपनी विभिन्न आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए मजदूर संघ और व्यापारिक संघ हड़ताल करते हैं, सरकार को अपनी मांगें मानने के लिए विवश करते हैं। तो ये संगठित शक्ति के आधार पर ही सरकार से अपनी मांगें मानने में सफल हो पाते हैं। आकार, जो शक्ति का स्रोत आकार भी है और ये माना जाता है कि एक संगठन जितना बड़ा होगा उसके द्वारा उतनी अधिक शक्ति का परिचय दिया जाएगा। और यदि आकार के साथ संगठन का मेल हो जाए तो ऐसा होता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता है। अनेक बार ऐसा भी होता है कि उसका बड़ा आकार उसे उलझा देता है, असंतुलित बना दे और परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहने दे। इसी कारण अनेक बार कुछ राजनीतिक दल अपने आकार को घटाने के लिए शुद्ध आंदोलनों का आश्रय भी लेते हैं। इस प्रकार शक्ति के अनेक स्रोत माने गए हैं, जैसे कि ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन, आकार, ये सभी शक्ति के स्रोत हैं। ऐसे मैकाइवर ने शक्ति के इन विभिन्न तत्वों का अध्ययन करने के बाद कहा कि शक्ति की कार्यकुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिनके अधीन उसे कार्य करना है। अब शक्तियों के प्रकार क्या हैं? तो मैक्स वेबर, बायस्टेड आदि ने शक्तियों के अनेक प्रकार माने हैं। मुख्य रूप से गोल्डहैमर और एडवी शेल्स के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। मैक्स वेबर ने शक्ति के 3 प्रकार बताए और अर्थात औचित्यपूर्ण शक्ति के मैक्स वेबर 3 प्रकार बताए। ये हैं कानूनी या वैधानिक, दूसरा परंपरागत और तीसरी करिश्मावादी। जब अधीनस्थ लोग अर्थात सबऑर्डिनेट्स
लोग शक्तिवान व्यक्ति द्वारा निर्मित कानूनों निर्देशों की वैधानिकता में विश्वास करते हैं, तो यह औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिक शक्ति कहलाती है। और जब शक्तिवान द्वारा प्रसारित आदेशों को परंपरा के आधार पर पवित्र मान लिया जाए अथवा परंपरा के कारण ही शक्ति का प्रयोग करें, तो इसे औचित्यपूर्ण शक्ति का परंपरागत रूप कहा जाता है। और जब औचित्य की मान्यता का आधार शक्तिवान के व्यक्तिगत गुणों के प्रति भक्ति होती है, तो वह करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति कहलाती है। करिश्मावादी औचित्यपूर्ण शक्ति के अंतर्गत अनुयायियों को अपने नेता की विशेषताएं प्राय अद्वितीय प्रतीत होती है और उसके सम्मुख वह पूर्णतः समर्पण कर देते हैं। जैसा कि पंडित नेहरू को अपने प्रधानमंत्री काल के अधिकांश वर्षों में और 1971-72 के वर्षों में भारतीय जनता पर करिश्मावादी शक्ति ही प्राप्त थी। इस प्रकार शक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी बांटा जा सकता है। जैसा कि बायस्टेड ने शक्ति के अनेक प्रकार बताए, जैसे दृश्यता के आधार पर शक्ति दृश्य भी हो सकती है, दिखाई न दे प्रकट भी हो सकती है। और शक्ति के अदृश्य रूप को प्रच्छन्न शक्ति कहा जाता है तथा उसका प्रकट रूप अव्यक्त अनुभव से बल सत्ता आदि कहा जाता है। दमन के दृष्टि से शक्ति दमनात्मक और दमनात्मक हो सकती है और औपचारिकता की दृष्टि से औपचारिक तथा अनौपचारिक हो सकती है। और शक्ति प्रयोग की दृष्टि से यदि शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक द्वारा किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष, और यदि अधीनस्थ द्वारा उसका प्रयोग किया जाए तो उसे अप्रत्यक्ष शक्ति कहा जाता है। शक्ति एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय हो सकती है और केंद्रीकरण की दृष्टि से केंद्रित, विकेंद्रित अथवा विस्तृत हो सकती है। जैसे केंद्रित शक्ति में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है और विकेंद्रित शक्ति होने पर शक्तियाँ अनेक अधीनस्थ निकायों को स्वायत्त अर्ध स्वायत्त आधारों पर प्रदान की जाती है। और क्षेत्रीयता के आधार पर वह अंतर्राष्ट्रीय भूखंड विषय से संबंधित होती है। शक्ति की मात्रा और प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान, मध्यम और निम्न शक्तियाँ कहा जाता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि शक्ति का प्रयोग किस तरह से किया जाए, शक्ति की क्या सीमाएं हैं। शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार के शास्त्रों के साधनों के आधार पर भी किया जाता है, जैसे कि पुरस्कार देकर, दंड देकर, आर्थिक लाभ देकर, या कोई व्यक्ति यदि वांछित कार्य नहीं करता संगठन तो उसके आर्थिक लाभ को रोक कर। इन साधनों की मात्रा और प्रकार देश, काल और संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, अपमान आदि इनमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इस प्रकार शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन भी दिया जा सकता है। जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए या तो कांग्रेस सदस्यों या उसके अनुयायियों को पदों का प्रलोभन देता है अथवा विशेष सम्मेलन बुलाने या मतदाताओं से सीधे अपील करने की बात कहता है, या फिर किसी विधेयक विशेष पर निषेधाधिकार के प्रयोग की धमकी देता है। यदि एक इनमें से कोई उपाय असफल हो जाता है तो दूसरे साधन को अपनाता है और अपनी शक्ति का प्रभाव अधीनस्थ पर डालने का प्रयास करता है। कभी कभी शक्ति का प्रयोग करने में शासक सफल भी हो सकता है और कभी कभी असफल भी होता है। इस प्रकार शक्ति का प्रयोग, शक्ति पर अनेक प्रतिबंध होते हैं और सीमाएं होती हैं, और ये सीमाएं और प्रतिबंध अनेक बातों से संबंध रखते हैं, जैसे कि इतिहास और परंपराएं, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके, राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता और समूह का दबाव आदि। इसी तरह राजनीति विज्ञान में शक्ति का क्या महत्व है, तो कैटलिन और लासवेल ने शक्ति को राजनीति विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। और लासवेल वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता है। जैसा कि लासवेल ने कहा कि शक्ति का अर्थ है, लासवेल ने अपनी पुस्तक कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है उसमें शक्ति की रूपरेखा का वर्णन किया और ये विचार व्यक्त किया कि राजनीति विज्ञान में मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समाज के जो मूल्यों की बनावट, स्थिति और बनावट में परिवर्तन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसे राजनीति विज्ञान में शक्ति और मूल्य दोनों का अध्ययन करना चाहिए और इन दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। जैसा कि उसने अपनी पुस्तक कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या है। यह पुस्तक मुख्य रूप से उन साधनों का वर्णन करती है जिसके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद पर पहुंचते हैं और कायम रहते हैं तथा अपनी सुरक्षा, आय और आदर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।